डीएलएड फर्स्ट ईयर हिंदी का थर्ड यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मौखिक अभिव्यक्ति। और ये यूनिट दोस्तों आपके 10 नंबर का है और इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सारे महत्वपूर्ण नोट्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस यूनिट का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है। तो अभिव्यक्ति में देखिए मौखिक अभिव्यक्ति आती है और लिखित अभिव्यक्ति आती है। मौखिक और लिखित दोनों के बारे में दोस्तों आपको नॉर्मली डिटेल्स पता है कि मौखिक अभिव्यक्ति अगर है तो हम बोल करके अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के साथ में साझा करेंगे, और अगर लिखित अभिव्यक्ति है तो फिर आप लिख करके एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। बट अगर आपके निबंधात्मक प्रश्न इस तरह का आता है या फिर कुछ परिभाषा टाइप आपको पूछता है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। आदान में दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं और प्रदान में अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। भावों विचारों को प्रकट करना भी अनिवार्य होता है। और उसके बाद में देखिए, मनुष्य के मन में भावनाओं और विचारों का उद्गम होता है। व्यक्ति उनको अर्थपूर्ण शब्दों में नियोजित तथा नियंत्रित करके प्रकट करता है। यही क्या है, अभिव्यक्ति है। और मुख से बोल करके विचार प्रकट करना अभिव्यक्ति या फिर मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। अगर आपने मुख से बोल करके प्रकट कर रहे हैं तो फिर वो मौखिक अभिव्यक्ति हो गई, और अगर आपने लिख करके प्रकट कर रहे हैं तो फिर ये लिखित अभिव्यक्ति यहाँ पर हो गई है। जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का अधिक प्रयोग यहाँ पर होता है। नॉर्मली हम डेली जो हमारा जीवन होता है उसमें दोस्तों, डेली लाइफ में हम मौखिक अभिव्यक्ति का ज़्यादा उपयोग यहाँ पर करते हैं। कुछ कुछ जगह पर हम लिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो इसके बारे में देखिए, आपको ये दो लाइनें भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहला है बोल करके प्रकटीकरण या फिर मौखिक भाषा के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति हो गई, और दूसरा है लिख करके प्रकटीकरण या फिर लिखित भाषा के द्वारा लिखित अभिव्यक्ति हो गई है। और अगर इनके बारे में आपको प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। आई होप आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में दोस्तों आपके एक एक नंबर के प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं कि इसके बारे में प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने क्या कहा या फिर रायबर्न ने क्या कहा। तो इनकी परिभाषाएं भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर रमन बिहारी लाल। इसके बारे में लिखते हैं कि मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत या साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी भाषा मौखिक भाषा या फिर मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में रायबर्न के कथनानुसार भाषा शिक्षा का प्रारंभिक कार्य विश्रृंखलित विचार को श्रृंखलित करने का एवं बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति अत्यावश्यक है। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको इसमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखिए, उपयुक्त दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों में से मनुष्य प्रधानतः मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। डेली लाइफ में हम ज़्यादातर मौखिक अभिव्यक्ति का ही प्रयोग यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है कि लिखित अभिव्यक्ति गौण एवं उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः सर्वप्रथम उसके द्वारा उच्चारण की जाने वाली भाषा ही होती है। इस प्रकार से मनुष्य अपने विचारों को दो प्रकार से प्रकट करता है। पहला है बोल करके, मौखिक या फिर बोल करके प्रकट करता है, और या फिर दूसरा है जो लिखित या फिर लिख करके प्रकट करता है। अगर आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछता है तो आपको इस तरह से डिटेल में आपको लिखना है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके उद्देश्यों के। आपका ये यूनिट जो है मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में है, तो यहाँ पर हम मौखिक अभिव्यक्ति को केंद्रित करके चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। तो पहला उद्देश्य है कि शिक्षार्थी शुद्ध, स्पष्ट, स्वाभाविक एवं प्रभावयुक्त वाणी में वार्तालाप एवं भाषण की क्षमता अर्जित कर सकेंगे। दूसरा है भावानुकूल आरोह अवरोह बल और अनुतान का ध्यान रखते हुए मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है मानक भाषा में सहज भाव से अपनी बात प्रस्तुत कर सकेंगे। उसके बाद में चौथा पॉइंट है उचित एवं अवसरानुकूल भाषा शैली का प्रयोग कर सकेंगे तथा आत्मविश्वास एवं अपेक्षित हाव भाव सहित बोलने में निपुणता हासिल कर सकेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की उपादेयता के बारे में। तो जानते हैं, देखिए यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति बालक के व्यक्तित्व के विकास का सबसे सुंदर साधन है। हमारे जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयोग होता है। मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति का मूल आधार होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके उपागमों को जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला उपागम है अधिगम की सरलता रहती है। दूसरा उपागम है अनुकरण व अभ्यास की उपलब्धता। तीसरा है कुशलता में सहायक। चौथा है स्पष्टीकरण में सरलता। पांचवा है दृढ़ता में सहायक। छठा है सजीवता व भाव प्रदर्शन। और सातवां है विचार, भाव तथा आत्म प्रकाशन के लिए पर्याप्त अवसर यहाँ पर। और आठवां है वार्तालाप भाषण में कुशलता की संप्राप्ति। ये कुछ पॉइंट्स आपको उपादेयता में ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के पहलुओं के बारे में। तो पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों अनुभव विस्तार के बारे में।
और यहाँ पर देखिए इसमें आपको लिखना होगा, बालक का जितना अधिक अनुभव होगा तो वह अभिव्यक्ति बेझिझक आत्मविश्वास के साथ कर सकेगा। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको रहेगा उसके अनुसार ही वह अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति कर पाएगा, बिना झिझक के, बिना किसी डर के। और उसके बाद में अनुभव विस्तार के लिए आवश्यक है कि उसकी प्रत्येक जिज्ञासा को समुचित जानकारी देकर के संतुष्ट किया जाए। अनुभव विस्तार विषय वस्तु का व्याकरण, तत्वों का बोध व शब्द भंडार की वृद्धि, शब्दों का प्रासंगिक अर्थ तथा समाज द्वारा अभिप्रेरित अर्थ आवश्यक है और बालक को अधिक से अधिक सुनने का, बोलने का अवसर भी देना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी सेकंड पॉइंट है व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा। और यहाँ पर देखिए, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण सम्मत वाक्य रचना के साथ समाज द्वारा मान्य शुद्ध प्रयोग भी मौखिक अभिव्यक्ति में आवश्यक होते हैं। जैसे दुकान बंद करो, गाय चिल्लाती है, बालक को काट करके फल दीजिए, मौलवी साहब मंदिर में गए हैं, जैसी जो वाक्यावली है ये दोषपूर्ण है। यहाँ पर देखिए इसके लिए जो सही वाक्य होंगे वो होंगे, दुकान बढ़ा दो, गाय रंभाती है, फल काट करके बालक को दीजिए, मौलवी साहब मस्जिद में गए हैं, आदि अभिव्यक्ति में उपयुक्त रहते हैं, आदि वाक्य सही रहते हैं। अगर आपको कंप्लीट जानकारी नहीं है, आसपास में समाज के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप फिर अशुद्ध वर्तावली वहाँ पर उपयोग में लोगे, अशुद्ध शब्दावली आप काम में लोगे। तो उसके लिए आपको कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जो जानकारी है, बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको मैनेज कर पाओगे। उसके बाद में दोस्तों अगला आपके थर्ड पॉइंट है स्वाभाविक एवं स्पष्टता। तो बालक बोलचाल एवं अभिव्यक्ति में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, अस्पष्टता, कथन की अपूर्णता भी नहीं हो। और उसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति की सार्थकता, उसकी सहजता, स्वाभाविकता एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट है कि अपने विचारों, भावों को भली प्रकार दूसरों तक पहुंचाने के लिए कर्मबद्धता होनी चाहिए। विचारों की व्यवस्था में स्पष्टता भी यहाँ पर रखना चाहिए। और अगला पांचवा पॉइंट है सशक्तता। सशक्तता का गुण अभिव्यक्ति के लिए अपरिहार्य है। सशक्त अभिव्यक्ति से श्रोता पर गहरा व स्थायी प्रभाव पड़ता है, अगर आपके ठीक उच्चारण वहां पर रहता है। उसके बाद में छठा पॉइंट है प्रवाह। तो विचार या भाव आदि प्रवाह में नहीं हो तो संदेश संवाद विहीन हो जाता है, श्राव्य होने पर भी श्रोता समझ नहीं पाता है। तो उनमें प्रवाह भी ठीक होना चाहिए। उसके बाद में अवसरानुकूलता। छात्रों को श्रोताओं की आयु, सामाजिक स्तर, स्थिति व स्वरूप और समझ की क्षमता के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हर्ष, शोक, आदेश आदि का प्रयोग प्रसंग के अनुसार करना चाहिए। अगर खुश होने वाला माहौल है और आप दुखी बातें कर रहे हो तो वहाँ पर भी ठीक नहीं रहेगा, और अगर आप माहौल दुखी है और आप खुशी बातें कर रहे हो तो वो भी दोस्तों ठीक नहीं रहता है। माहौल के अनुसार आपको वहाँ पर बात करना चाहिए। आदेश होता है या फिर कुछ भी होता है, हर्ष, शोक, आदेश आदि, इनमें आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आठवां पॉइंट है प्रभावोत्पादकता। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य है कि वक्ता श्रोता तक अपने संदेश या सूचना को प्रभावी ढंग से व शीघ्रता से पहुंचाए, इसलिए अभिव्यक्ति में प्रभावोत्पादकता भी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कहानी व कविता सुनना तथा सुनाना बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में किस प्रकार से सहायक होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको डालना है। कहानियाँ सुनना सुनाना प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की भाषा सीखने में बहुत मददगार रहता है। कहानी सुनना बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ साथ उनकी सृजनात्मकता को भी बढ़ाने वाला होता है। उसके बाद में कई बार बच्चे सुनी सुनाई कहानी में मनचाहा बदलाव करके अपने मित्रों को सुनाते हैं। इसके द्वारा बच्चे न केवल शब्दों के अर्थ बल्कि विभिन्न घटनाओं को भी समझने लगते हैं, और साथ ही वह बच्चों की कल्पनाशीलता को भी बढ़ाती है। उसके बाद में आगे देखिए, कहानी इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि यह बच्चों में अनुमान लगाने की क्षमता भी बढ़ाती है। जब कभी बच्चे कहानी सुन रहे होते हैं तो उनकी जिज्ञासा लगातार बनी रहती है, आगे क्या होगा, तो वे अपने स्तर पर अनुमान लगाते रहते हैं, और समय के साथ साथ उनके अनुमान और ज़्यादा सटीक होने लगते हैं कि उनको पहले से ही पता होता है कि इस कहानी में आगे क्या होने लगेगा, अगर वो ठीक अनुमान लगा रहे होते हैं। तो कहानी जैसे चल रही है तो वो अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो सारा दोस्तों उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है और उनकी मौखिक अभिव्यक्ति में भी सहायक रहता है। तो इसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षण में बातचीत किस प्रकार मददगार बनती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आपको डालना है। शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति चित्र दिखा करके बातचीत करने से प्रारंभ होती है। बातचीत या समूह चर्चा में बच्चों के अपने विचार को बेहिचक, स्पष्ट व स्वतंत्रता रूप से प्रकट करते हैं। उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। औपचारिक रूप से बातचीत के माध्यम से बालक बोलने के तरीकों को समझता है। बालक विचारों, भावों के अनुकूल सही शब्दों का चयन करता है। बोलते समय ध्वनि का उतार चढ़ाव, विराम एवं लय की महत्ता को समझ लेता है। तो ये पॉइंट्स दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं।
और इसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आकलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, जो कि दोस्तों कई बार परीक्षा में आया हुआ है और पिछले यूनिट्स में भी दोस्तों हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर आप इस सारे यूनिट जो हैं हिंदी के यूनिट वाइज देखेंगे, जैसे आपने पहला यूनिट देखा, उसके बाद में दूसरा देखा, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में चौथा, इस तरह से अगर आप क्रम वाइज सारे यूनिट देखेंगे तो आपके दोस्तों काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपने पिछले यूनिट में डिस्कस कर लिए होंगे, आपने पिछले यूनिट में ही समझ लिए हैं। यहाँ पर भी दोस्तों हमने मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में, कौशलों के बारे में हमने पिछले यूनिट में डिस्कस कर लिया है, आकलन के बारे में भी हमने वहाँ पर बात करी थी। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमने पिछले यूनिट्स में डिस्कस कर लिया है और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम आगे वाले यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो आप जब सारे यूनिट एक साथ देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं एक दूसरे यूनिट से जुड़े हुए हैं, ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर हो पाएगा। इसलिए दोस्तों हम कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पर ही इस वीडियो में बात कर रहे हैं और सभी वीडियो में दोस्तों हम इसी तरह से बात कर रहे हैं सभी यूनिट्स को लेकर के, ताकि आपका कम समय में अच्छी तैयारी आप कर पाएँ। चुनिंदा टॉपिक जो हैं आपकी परीक्षा में जो बार-बार रिपीट होते रहते हैं, उन सभी पर आप अपना फोकस बना पाएँ, उन सभी पर आप पकड़ बना करके अच्छी तरह से उनकी तैयारी कर पाएँ। तो आगे देखिए, इसके बारे में आकलन की बात करते हैं। तो आकलन में देखिए आपको पहला पॉइंट डालना है, आकलन की आवश्यकता। तो देखिए, भिन्न-भिन्न विषयों में एक अवधि विशेष में बच्चे की प्रगति और उसमें आने वाले परिवर्तनों का पता लगाना। और इसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट है, बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना। और थर्ड पॉइंट है, अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना। चौथा पॉइंट है, बच्चों के मन में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर करना और उन्हें स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, अपने आप पढ़ना सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद में आगे है पाँचवा पॉइंट, प्रत्येक बच्चे के सीखने और विकास करने में मदद करना और सुधार की संभावनाएं खोजना। ये कुछ पॉइंट दोस्तों आपके आकलन की विशेषताओं में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आकलन के विभिन्न तरीके भी दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला है व्यक्तिगत आकलन, आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत आकलन में दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन, जब वह कोई गतिविधि कर रहा होता है तो उसे पूर्ण करता है। और इसके बाद में दोस्तों सेकंड है सामूहिक आकलन। तो किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने व प्रगति का आकलन होता है। आकलन का यह तरीका बहुत उपयोगी और आसान भी होता है। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है आपके स्व आकलन। तो स्व आकलन में देखिए, बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान कौशल प्रक्रियाओं, रुचि, व्यवहार आदि में प्रगति के स्व आकलन से संबंधित है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है सहपाठियों द्वारा आकलन, यानी कि एक बच्चे द्वारा समूह के दूसरे बच्चे का आकलन। इससे दो बच्चों की जोड़ी या समूह में करवाया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। तो आई होप दोस्तों आपने ठीक तरीके से सारा यूनिट समझ लिया है। फिर भी इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट से जाकर के आप दोस्तों बाकी यूनिट्स देख करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।